हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए लेकर आई हूं। ये सवाल गारंटेड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। एंड हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो एग्जाम में आपको करेक्ट आंसर्स ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए ताकि इजीली आप 100 में से 80 प्लस एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकें। The process of comparing a student's performance against his or her previous performance is known as what? So देखिए, टीचिंग लर्निंग के दौरान जब क्लासरूम में किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उनके ही पिछले परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है, तो वो कौन सा मूल्यांकन, वो कौन सा असेसमेंट कहलाता है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन सिस्टम के टाइप्स में से ये क्वेश्चन आया है। सो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे के यूनिट टेस्ट 1 में कितने मार्क्स आए हैं, यूनिट टेस्ट 2 में, यूनिट टेस्ट 3 में कितने मार्क्स आए हैं, उनको कंपेयर किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस जो है वो सही हो रही है या फिर स्टूडेंट और पीछे की तरफ को जा रहे हैं। तो इस इवैल्यूएशन को कहा जाता है, ऑप्शंस हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में तो हम ढूंढते हैं कि बच्चे को लर्निंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। अगली है समेटिव इवैल्यूएशन, वो होती है जिसमें ग्रेड्स, परसेंटेज या फाइनल रिजल्ट्स बच्चे को बताए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। तीसरा ऑप्शन है इप्सेटिव असेसमेंट, तो ये है इसका सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो इसको नोट करना है, एग्जाम में इप्सेटिव एक टर्म नई आई है जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बाकी रह गया है एंड ऐसे में अगर आपकी पेपर 1 की अभी भी कोई यूनिट मिस हो चुकी है तो उसके फाइनल रिवीजन के लिए यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज में लेकर आई हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स वैसे तो हर यूनिट में 500 क्वेश्चंस हैं, बट क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है तो आप उस यूनिट के 100 क्वेश्चंस भी अगर पढ़ लेते हो तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी करेक्ट आंसर्स को एग्जाम में आइडेंटिफाई करने में। ये क्वेश्चंस पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज करके बनाए गए हैं, जिसमें दिसंबर 2023 तक के भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। आप सभी को बस गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप के थ्रू एंड इस रिवीजन सीरीज को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी होगी 699। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए न्यू बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी जानकारी के लिए भी आपको यही व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करना है या फिर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय डीटीएच चैनल्स। सो देखिए, स्वयं प्रभा हमें पता है कि डीटीएच चैनल सर्विसेज के थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स टीवी के जरिए बच्चों तक पहुंचाते हैं एंड इसमें टोटल 40 डीटीएच चैनल्स होते हैं, राइट। स्वयं प्रभा किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको एमएचआरडी के नाम से जाना जाता है, अब इसका नाम बदल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन या फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि ऐसे ही क्विक एमसीक्यू सेशंस को हम एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू करें तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हो एंड ये क्वेश्चन सीरीज बहुत हेल्प करेगी आपका पूरा सिलेबस इजीली कवर करने में। अरेंज द स्टेजेस ऑफ पियाजे's थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए कुछ थ्योरीज बनाई थी जिसमें कि वो 4 स्टेजेस पर काम करते हैं। ओके, ये 4 स्टेजेस के नाम आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इनको सिर्फ एक असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में अरेंज करना है। सबसे पहले जो छोटे बच्चे से शुरुआत पियाजे ने की थी, इनका कहना था कि जो सबसे छोटा 0 से 2 साल का बच्चा होता है वो जो भी चीजें सीखता है वो अपनी सेंसेस यानी कि अपनी इंद्रियों से सीखता है, आसपास के लोगों को सुनकर, उनको ध्यान देकर, उन सब चीजों से छोटा बच्चा सीखता है सेंसेस से। तो सेंसेस से आपने याद रखना है सेंसरी मोटर स्टेज, तो सेंसरी मोटर स्टेज होगा हमारा सबसे पहला ऑप्शन। ओके, सेंसरी मोटर स्टेज
दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर सी से हम शुरुआत कर रहे हैं। बाकी के भी देख लेते हैं। अगला है प्री ऑपरेशनल, जिसमें कि 2 से 5 साल तक के बच्चे को इंक्लूड किया जाता है। ऑलरेडी ये वीडियोस हमने ऐप में पड़ी हुई हैं, आप उसको जरूर देख सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी। तीसरा स्टेज आता है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसमें कि 5 से 7 साल के बच्चे को कंसीडर किया जाता है। और लास्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि 7 से 12 साल का बच्चा इंक्लूड किया जाता है। ओके, अब इसके कीवर्ड्स हैं, जैसे सेंसरी मोटर के कीवर्ड है सेंसेस, अपनी इंद्रियों से बच्चा सीखता है। कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चा इमेजिनरी जिंदगी में जीता है, यानी कि इमेजिनरी जिंदगी मतलब वो सब सुपर हीरोज ये सब चीजों को ना सच मानते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एंड सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉम्पिटेंसी। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, पहले ये बताती हूँ कि ये टॉपिक कौन सा है। ये है आपके पास कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। सो मॉडल्स ऑफ टीचिंग में CAM मॉडल हमने पढ़ा था, उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि किसी एक पर्सन को, किसी एक स्टूडेंट को अगर हम गाइडेंस देते हैं, उनको हम किसी भी टॉपिक के लिए गाइड कर रहे हैं, उनको प्रॉपर सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ, अब हमेशा तो एक बच्चे को हम किसी काम के लिए सपोर्ट नहीं देंगे, समय के साथ साथ वो सपोर्ट जैसे जैसे हमें करते रहना चाहिए, जैसे जैसे वो बच्चा सीखता जाता है। तो इस टर्म को, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर स्कैफोल्डिंग, असिस्टेंस, अकोमोडेशन या फिर स्कीमास। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्कैफोल्डिंग। सो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल में हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से थर्ड स्टेप होता है हमारा स्कैफोल्डिंग। अब यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, मुझे बताइए कि मुझे कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के स्टेप्स आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं पता कि स्टेप्स क्या है, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके जो वीडियो है उसका लिंक आपके साथ फिर शेयर कर दूंगी। पेपर 1 के फाइनल रिवीजन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स पेपर 1 के इंपॉर्टेंट PYQs, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ करंट अफेयर्स भी हम डिस्कस करते हैं। साथ ही ये ग्रुप डिस्कशन के लिए बिल्कुल ओपन है, यानी कि अगर आपके भी कोई डाउट्स है पेपर को लेकर, सिलेबस को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सभी टेलीग्राम पर जाकर इस नाम से ग्रुप को सर्च कीजिए और जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल्स अमंग लर्नर्स। सो यही वो मॉडल है जिसकी हम बात कर रहे थे। ओके, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता की रणनीति इसको कहा जाता है। ये मॉडल हमें बताता है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो वहां पर डायरेक्ट आपको काम नहीं दे दिया जाता, पहले वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सिखाती है कि कैसे उनके सॉफ्टवेयर्स, कैसे उनके प्रोडक्ट्स को आपको यूज करना है। सो इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज हैं हायर ऑर्डर स्किल डेवलपमेंट के लिए जो यूज की जाती है। ऑप्शंस है मेंटरिंग, कोलैबोरेशन, सोशलाइजिंग। सेकेंड ऑप्शन भी आप देख सकते हो, इसमें बोला गया है, सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग। तो ये वाला तो एक बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ठीक है, मॉडलिंग यानी कि पहले जो आपका ट्रेनर है वो आपको काम करके दिखाएंगे, आपने सिर्फ उनको देखना है। उसके बाद कोचिंग आता है, उसके बाद इसमें बोला जाता है कि जो अभी तक आपने देखा उसको एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। और स्कैफोल्डिंग होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमें लगेगा कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आप काम सीख रहे हो, हम अपनी गाइडेंस जो है, हम आपके साथ अपना नॉलेज तो शेयर करते रहेंगे, हम अपना जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम करते रहेंगे। ये होता है स्कैफोल्डिंग में। सो ऑप्शन बी तो सही है। एंड दूसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दैट इज आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। सो लास्ट क्वेश्चन में जो 6 स्टेप्स मैंने बोले थे, ये वही 6 हैं, 1,
2, 3 शुरू के 3 ये है, फिर 4th, 5th एंड 6th ये है। आर्टिकुलेशन आपको बोलता है कि जो भी आप कर रहे हो उसको बोल बोल के करो ताकि सामने जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी है वो उस चीज को सुने। रिफ्लेक्शन होता है कि जो काम आपने किया उसका सेल्फ इवैल्यूएशन आपको करना है। एंड एक्सप्लोरेशन होता है कि जो भी चीजें आपने सीखी अब उनसे थोड़ा आगे बढ़कर आप खुद कुछ नई चीज डेवलप करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। Next question is, which of the following statements best describe brainstorming method of teaching? So brainstorming बुद्धिशीलता ये क्या होती है? brainstorming method हमें बोलती है जिसमें कि बहुत सारे आइडियाज को जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं, उनको एक टॉपिक दिया जाता है और जो भी उनको उस चीज का नॉलेज है या नहीं है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हर एक स्टूडेंट जिनको नॉलेज नहीं होता वो भी इसमें बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत से आइडियाज को भी जनरेट करते हैं। तो सही आंसर है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच? सो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि जिसमें कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। ओके, स्टूडेंट्स जैसा पढ़ना चाहते हैं इजी वे में उनको पढ़ाया जाता है। सो ये क्या होता है? रिजिड करिकुलम, टफ करिकुलम नहीं होता है। देन वी हैव सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि इसमें बोला गया है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ बच्चों को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाया जाता है, तो ये सही होगा। इट इज मेनली सेंटर्ड ऑन टीचर्स नीड, टीचर्स नीड है तो ये टीचर सेंटर्ड होगा, लर्नर सेंटर्ड नहीं होगा। इट लेज एम्फसाइज ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ नया बच्चों को सिखाया जाता है, अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाकर यहाँ पर नई चीजें सिखाई जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। The channels of Swayamprabha are uplinked from BISAG. So BISAG कहाँ पर है ये पूछा गया है, ठीक है। जितने भी चैनल्स है स्वयंप्रभा में वो BISAG ने ही हैंडल किए हुए हैं, यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इनका ऑफिस है गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which assessment will be given to learners during the course of instruction rather than after it is completed? So ये क्वेश्चन का आंसर देखिए मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो बच्चे रेगुलर मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको इसका आंसर जरूर आता होगा, है ना। तो मुझे बताइए कि कक्षा के दौरान जो इवैल्यूएशन, जो मूल्यांकन होता है वो कौन सा मूल्यांकन होता है? तो इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए। नहीं आता है तो भी कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूं। Next is, which of the following statements best describe summative evaluation in evaluation procedure? So summative evaluation होता है at the end of the session, जैसे कि आपके final exams होते हैं जहां पर आपको grades दिए जाते हैं। ओके, सो जहां पर भी स्टूडेंट्स ये टर्म नजर आएगी grades, that means we are talking about summative evaluation. Next question is, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर्स नीड। ये सेम क्वेश्चन देखो मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि PYQs में वही चीजें, वही स्टेटमेंट्स अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। अभी हमने पढ़ा कि लर्नर सेंटर्ड है तो वो टीचर की नीड पर क्यों फोकस करेगा, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, सेम क्वेश्चन आया है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। A learner combines his or her previous schemas और modifies them as per new experiences। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जो हमने अभी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल पढ़ा था उसी में से ये टर्म उठाई गई है। तो देखिए इसमें बोला है कि एक पर्सन के पास अगर कोई पुराना नॉलेज है, मान लीजिए एक छोटे बच्चे को पता है कि जिसके पास 4 लेग्स होती हैं, 1 टेल होती है, वो क्या होता है, वो डॉग होता है। दूसरी बार बच्चे ने आकर, बच्चे के सामने कैट आ गई, बच्चे ने उसको भी डॉग बोल दिया, लेकिन फिर हमने उस बच्चे को बताया कि डिफरेंस क्या होता है कैट और डॉग में, ठीक है, वो कैसे उनकी आवाज होती है, क्या डिफरेंस होते हैं, ये हमने बच्चे को बताया। तो यही चीज होती है जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि लर्नर ने कंबाइन किया अपना प्रीवियस नॉलेज और अपने नए एक्सपीरियंस को भी ऐड किया और उस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा को हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन, असिमिलेशन, अडेप्टेशन या फिर इक्विलिब्रेशन। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अकोमोडेशन। ओके, पुराने नॉलेज को तो रखा ही, साथ ही नया नॉलेज भी हमने दिया और डिफरेंस भी बताया कि दोनों में क्या फर्क था, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात्करण,
असिमिलेशन यहां तक था जब उस बच्चे ने 4 legs 1 tail को देख करके कैट को डॉग बोल दिया। अभी उनको नया नॉलेज नहीं दिया, हमने डिफरेंस नहीं बताया, अभी सिर्फ बच्चे ने पुराने नॉलेज को यूज किया किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के बाद। ओके, कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो इस पे भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, उसको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स कम अंडर टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल। सो TSC टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका सही आंसर है टाबाज मॉडल। एग्जाम में इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया था लास्ट टाइम कि टाबाज मॉडल आपका टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल होता है या फिर नहीं होता है, तो आपका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड टीचिंग। गुड टीचिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? रिस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरमेंट टू फोस्टर एक्सप्लोरेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, कुछ नई चीजों को सीखते हैं, वैसा एक एनवायरमेंट बच्चों को बनाकर देना। तो ये बिल्कुल सही है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक गुड टीचर बन सकते हैं। अगला है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस टू द चिल्ड्रन एंड द ग्रुप। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि बच्चों को सिखाना कि कक्षा में, ग्रुप में आप कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल सही है। मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ अ रिजिड टीचिंग प्लान, टफ टीचिंग प्लान्स अगर लेकर आएंगे तो हमारी टीचिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज A, B, C and D. Next question, which of the following is a major advantage of online learning over offline learning? So online learning over offline learning का क्या मतलब है कि ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या फायदे हैं अगर हम उसको ऑफलाइन लर्निंग के साथ कंपेयर करते हैं। तो लिमिटेड एक्सेस, कि कम समय तक, जब तक कक्षा में टीचर है तब तक ही पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, जैसे अभी देखिए ये सेशन मैं मान लीजिए 9 PM पे अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग कोई इमीडिएटली देख लोगे, कई लोग 2-3 दिन बाद देखोगे, कई शायद हो सकता है बहुत महीनों बाद भी देख रहे हो। तो ऑनलाइन हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी का एक एडवांटेज देता है। कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती, अभी बहुत बच्चे हैं जो यूट्यूब पर फ्री वीडियोस ही देख रहे हैं, ठीक है, तो कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती, इंटर एक्टिविटीज भी इसमें नहीं होती, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हमें बताता है, हर एक बच्चे को बताता है कि अगर कंबाइन होकर आपको टास्क कैसे कंप्लीट करना है, एक साथ मिलकर बच्चों को कैसे किसी टास्क को पूरा करना है। ओके, सो ऑप्शंस है, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक साथ बैठकर जब बच्चों को मान लो कोई टास्क दे दिया, कोई प्रोजेक्ट दे दिया हमने करने के लिए, तो ऐसे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, वो आपस में बातचीत करना सीखते हैं, अपने मन की बातों को प्रेजेंट करना सीखते हैं। तो ए तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। डिक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, नहीं, इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, घटती नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। इंक्रीज्ड मोटिवेशन, मोटिवेटेड होते हैं बच्चे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की, फीडबैक देने की, ठीक है। एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, यहाँ पर बच्चा सीखता है कि अगर किसी प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं तो कैसे बाहर निकलना है। सो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सब सही है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये है आपका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, which of the following is a game based platform used in educational institutions to create quiz, conversations and survey। अब कक्षा में अगर आपको पढ़ाना है हमें, और मान लो हम क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो, जिसके लिए हमने थोड़ा एक क्विज स्टार्ट कर दिया। अब क्विज के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना, कुछ प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जिसपे हम क्विज बनाएंगे, तो वो कौन सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है। ऑप्शंस हैं आपके पास, क्लास क्राफ्ट, पेडलेट, गूगल क्लासरूम या फिर कहूट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कहूट। अब ये देखिए पेडलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आंसर भी मुझे बताइए कमेंट करके कि पेडलेट क्या होता है। जैसे कहूट होता है ना, आपका क्विज वगैरह देता है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जिसमें बच्चे गेम्स के साथ साथ सीख सकते हैं कुछ भी, और एक टीचर भी कहूट में जाकर खुद के अपने एंड पर क्विजेस बना सकते हैं। वैसे पेडलेट किस लिए बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following are game based
लर्निंग प्लेटफॉर्म, सो खेल खेल में बच्चों को सिखाना अगर चाहते हैं तो कौन कौन सी चीजें उसमें हैं। तो देखो सबसे पहले कहूत तो होगा ही, अभी हमने देखा, तो इसमें भी ए ऑप्शन नहीं है, इसमें भी ए ऑप्शन नहीं है। अच्छा इसमें ए यहाँ पर है, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन नहीं है, इसको हमने पहले ही डिलीट कर देना है। देन वी हैव बी ऑप्शन जिसका नाम है सोक्रेटिव, ये भी आप लोगों को गेम्स के थ्रू ही बच्चों को सिखाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है। क्विज नाम का भी एक एप्लीकेशन है जो कि टीचर्स को हेल्प करता है कि वो अपने जो भी क्वेश्चंस बच्चों से पूछना चाहते हैं वो कैसे इंटरेक्टिव वे में गेम्स के जरिए बच्चों से पूछें। ई पीजी पाठशाला नहीं आएगा, एडमोडो भी नहीं आएगा। ओके, तो सही आंसर है ए, बी एंड सी। ये देखिए पेडलेट का क्वेश्चन मैंने पूछा था अभी, ये PYQ है आपके सामने। पेडलेट इज अ गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू क्रिएट क्विज, कन्वर्सेशंस एंड सर्वेज। तो ये तो पेडलेट की डेफिनेशन नहीं है, है ना? नहीं है ना, ये किसकी है? कहूत की डेफिनेशन है, अभी हमने पढ़ा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब तो मुझे पूरा पता है कि आप लोग अब तक तो समझ ही गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपने वो कहूत वाला अच्छे से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं हो सकता था, है ना? तो इसीलिए PYQs प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है सीसॉ इज एन ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट अलाउ स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर ऑन टेक्स्ट्स, PDFs, ड्राइंग्स एंड वीडियोस एक्सेट्रा। तो सीसॉ एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म होता है जो कि बच्चों को बोलता है कि आपको PDF शेयर करनी है, ड्राइंग्स शेयर करनी है, वीडियोस के जरिए कुछ सीखना है, तो वो सब बच्चे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Which tools will be used to prepare schedules and class timetables? So class timetables अगर बच्चों के लिए बनाना है एज अ टीचर आपको, तो कौन से सॉफ्टवेयर्स को आप यूज कर सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते हैं? ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी आपको ये हेल्प करता है। ट्रेलो भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्लास में टाइम टेबल बनाने में आपको मदद करता है। एंड गूगल कैलेंडर्स, टैली तो नहीं है, टैली तो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, राइट? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी? तो देखिए रिसर्च में स्थिरता को मापने के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आप सभी यूज कर सकते हैं? अब आपको पता है कि रिसर्च के रिजल्ट अगर हम लोग निकाल रहे हैं, हमारा रिजल्ट कंसिस्टेंट यानी कि स्थिर है या फिर बिल्कुल सटीक है या फिर वैध है, ये जानने के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च के अंदर होती है। जैसे कि वैलिडिटी भी होती है, हमारे पास रिलायबिलिटी भी होती है, एंड ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब द ऑप्शंस दिए गए हैं वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि रिसर्च की वैलिडिटी मतलब कि रिसर्च का रिजल्ट बिल्कुल सही है या नहीं, जिस कार्य के लिए आप रिसर्च कर रहे थे वो रिजल्ट आप लोगों को एंड में मिल पाया है या नहीं, ये चेक करने के लिए, ये एक्यूरेसी देखने के लिए हम लोग रिसर्च वैलिडिटी यानी कि वैधता का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं होता, ऑब्जेक्टिविटी हमें बताता है कि जिस वजह से हम रिसर्च कर रहे थे वो सही मुद्दा हमने एंड तक पकड़ा है या नहीं, तो ये भी गलत होगा। अगला है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब ही रिलायबिलिटी होता है। ओके, कंसिस्टेंट, इसको एक एग्जांपल के साथ शुरू करती हूँ। मान लीजिए आप लोगों को एक निशाना लगाने के लिए बोला जा रहा है कि इस सेंटर पे आपको एक निशाना लगाना है। हर बार क्या हो रहा है, लेकिन आपका सेंटर पर निशाना नहीं लग रहा, आप इसी पॉइंट पर निशाना लगा रहे हो, 10 से 15 बार आपने ट्राई कर लिया, तो इस चीज को कंसिस्टेंसी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को रिलायबल बोला जाता है कि हालांकि आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा, लेकिन हर बार एक ही रिजल्ट आ रहा है, तो वो भी रिसर्च की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। एंड कंसिस्टेंसी यानी कि रिलायबिलिटी भी रिसर्च में एक्सेप्टेबल होती ही है। ओके, एंड वैसे ही जैसे मैंने आपको वैलिडिटी बताया, अब देखिए वैलिडिटी वी से स्टार्ट होता है, इसको उल्टा करेंगे तो ए बनता है। तो वैलिडिटी को एक्यूरेसी से हम रिलेट कर सकते हैं। एक्यूरेसी बोलता है कि अगर जिस कार्य के लिए रिसर्च कर रहे हैं वो हो रहा है या नहीं। अब सेंटर में आपको निशाना लगाना है और आपने हर बार इसी पॉइंट पर निशाना लगाया, इसका मतलब है कि आपका रिसर्च वैलिड है। ये एक एग्जाम्पल था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ से क्लियर हो।
Which of the following does not come under the methods of data classification? So data classification क्या होता है ये हम सबसे पहले देखेंगे. जब भी हम रिसर्च करते हैं तो आपको पता है कि रिसर्च के दौरान डेटा को क्लासिफाई करना पड़ता है, कि हमें थोड़ा सा ये बताना पड़ता है कि डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा अगर आपका होता है तो उसको अलग हम फील्ड में एंटर करते हैं, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है तो उसके लिए हम अलग फील्ड में उसको एंटर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर के लिए क्वांटिटेटिव डेटा को यूज किया जाता है, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट अगर आपके रिसर्च का आप देना चाहते हो तो उसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज किया जाता है. सिमिलरली अगर आप लोग नॉर्मेटिव डेटा का इस्तेमाल करते हो, मानक का यूज करते हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्सन के स्कोर को मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ. तो आपसे इस सवाल में पूछा है नॉट कम अंडर दी डेटा क्लासिफिकेशन, ठीक है. सो अभी मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव भी आता है और फिर क्वांटिटेटिव भी आता है, नॉर्मेटिव भी आता है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेशल डेटा यानी कि स्थानिक डेटा, ठीक है. सो स्पेशल डेटा क्या करता है, स्पेशल डेटा जैसे कि शेप है, साइज है, किसी पर्टिकुलर जगह की लोकेशन है, सर्कल का वॉल्यूम है, लेंथ है. तो रिसर्च में क्या आप किसी का वॉल्यूम लेंथ मेजर करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है. तो इसीलिए स्पेशल डेटा को हम रिसर्च के डेटा क्लासिफिकेशन के अंडर कंसिडर नहीं करते हैं. इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख सकते हो. What is the correct format for citing a book in MLA style? तो अब आप लोग अगर एक बुक लिख रहे हो और आपको बोला जा रहा है कि आपको बुक रेफरेंस के लिए MLA स्टाइल का इस्तेमाल करना है, तो इसका क्या मतलब है. एक जो रेफरेंस स्टाइल होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमें बताते हैं कि बुक में सबसे पहले ऑथर का नाम आएगा, बुक का नाम आएगा, पब्लिशर का नाम आएगा या फिर टाइटल आएगा. तो ऐसे अलग अलग स्टाइल्स होते हैं. जैसे एक हमारे पास APA स्टाइल भी होता है, ठीक है. तो MLA की बात की जा रही है तो सबसे पहले आपको MLA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो है आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर या तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, और फिर मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करूंगी. अब MLA स्टाइल में सबसे पहले बोला जाता है कि ऑथर यानी कि लेखक का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद बुक का टाइटल लिखा जाएगा कि क्या आपकी बुक का शीर्षक है, देन पब्लिशर का नाम, प्रकाशक का नाम लिखा जाएगा और कौन से वर्ष में बुक पब्लिश हो रही है वो लिखा जाएगा. तो ये स्टेप्स, ये स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. Reorganize the components of the IMRAD structure used in specific papers into their proper sequence. Okay, so आप लोगों के पास यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है, आपको उसको अरेंज करना है. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिसंबर एग्जाम में आया था, बट अगर आप देखोगे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें IMRAD की फुल फॉर्म पूछी गई है. वही 5 स्टेप्स यहाँ पर दिए हैं. तो I फॉर इंट्रोडक्शन, देन मेथोडोलॉजी, देन रिजल्ट, फिर उन्हीं रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं एंड देन फिर उस पर डिस्कशन होता है, उस पर चर्चा होती है. तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल आपको सोचना था. असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स क्वालिफाइज एज अ सेकेंडरी सोर्स. सो अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हो किसी इवेंट के ऊपर, तो उसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा माना जाता है. तो क्या ये सवाल, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. अब यहाँ पे आपको बताती हूँ प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है. तो प्राइमरी सोर्स होता है वो जो कि आप खुद डेटा कलेक्ट करते हो. अगर मान लो आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानना है, तो आप लोग उन्हीं के जन्म स्थान में या फिर जहां पर लड़ाई और ये सब चीजें हुई थी वहां पर जाओगे, ठीक है. या फिर आप ये कर सकते हो, या फिर जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक आपने सर्च करना है, उस पर रिसर्च आप कर रहे हो, जहां पर वो पर्टिकुलर फील्ड स्टार्ट हुई है उसी जगह पर जाकर आप खुद रिसर्च कर रहे हो, खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो, खुद लोगों से इंटरव्यू लेकर उसके बारे में पूछ रहे हो, तो वो डेटा कलेक्शन प्राइमरी होता है. लेकिन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म या फिर कोई बुक या गूगल सर्च करते हो जहां पर ऑलरेडी किसी और ने सर्च करके डेटा अपलोड किया है, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है. तो ये स्टेटमेंट सत्य है. कारण क्या है, सेकेंडरी रिसोर्स प्रोवाइड इंटरप्रिटेशंस और एनालिसिस ऑफ प्राइमरी सोर्सेस. तो प्राइमरी सोर्स मैंने बताया, उसके बारे में जो भी
व्याख्या या विश्लेषण होता है उसको प्रदान करने के लिए हम सेकेंडरी सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल दोनों सही है और रीजन भी सही इसको जस्टिफाई कर रहा है। ग्रैंड थियरीज ऑफ सोशल साइंसेस ऑपरेट एट व्हाट? सो ग्रैंड थियरीज क्या होती है? सामाजिक विज्ञान में भव्य सिद्धांत किससे जुड़े होते हैं? लोअर लेवल नो, सिंप्लिसिट लेवल नो, कैटेगोरिकल लेवल नहीं, ये जुड़े होते हैं हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अमूर्तता का उच्च स्तर। एब्स्ट्रैक्शन होता है किसी चीज से किसी पर्टिकुलर डेटा को थोड़ा बहुत हाइड करके रखना। Different from being a normal distribution, if a curve is skewed on the right side, we call it what? Okay, so research में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कर्व है ये डेटा एनालिसिस का, ठीक है, अगर ये कर्व राइट साइड पर थोड़ा सा मुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड पर मुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसका जो टॉप या हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर राइट साइड पे स्क्यूड यानी कि राइट साइड पर जब ये झुका हुआ है तो इसको बोला जाता है पॉजिटिवली स्क्यूड। राइट होता है पॉजिटिवली स्क्यूड या इसको राइट स्क्यूड बोला जाता है, और लेफ्ट बोला होता तो वो होता नेगेटिव स्क्यूड यानी कि लेफ्ट स्क्यूड भी उसको बोला जाता है। Some of the threats of internal validity in research are, so research की कुछ थ्रेट्स होते हैं, रिसर्च वैलिडिटी में कुछ थ्रेट्स होते हैं। तो आपसे इंटरनल वैलिडिटी के बारे में पूछा है। वैलिडिटी हमने पढ़ा है, एक्यूरेसी के बारे में ये बात करता है। सो इसमें अगर हम लोग देखें तो सही आंसर क्या है? क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नो, प्री टेस्टिंग भी इसके अंदर नहीं आता है, एट्रिशन आता है इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट के अंदर, खतरे के अंदर, देन हिस्ट्री भी आता है एंड मैच्योरेशन भी आता है। तो सही आंसर क्या है? सी, डी एंड ई ओनली। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दो स्टेटमेंट्स आपके सामने दी गई है। स्टेटमेंट 1 बोलती है इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज एम्बिग्विटी टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज एम्बिग्विटी के बारे में पता होना चाहिए। सो देखिए, इसको हिंदी में भाषा में अस्पष्टता बोला जाता है। अब एम्बिग्विटी क्या मतलब होता है? अगर मान लीजिए किसी एक बात के मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं, जैसे मैंने आपको नॉर्मल सी बात बोली कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी, लेकिन आपने क्या किया, इस बात का दूसरा मीनिंग पकड़ लिया कि अच्छा मुझे आज सुंदर बोला, इसका मतलब है मैं रोज सुंदर नहीं लगती हूँ। तो ये लैंग्वेज एम्बिग्विटी होता है जो कहता है कि एक ही बात के हर पर्सन के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में जब लैंग्वेज एम्बिग्विटी होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। सो इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स या फिर इनकरेक्ट टोन ऑफ वर्ड्स अगर होगी तो एम्बिग्विटी कहलाती है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट 2 बोलती है इनफॉर्मल टाइम टर्म्स लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। इनफॉर्मल टाइम टर्म्स यानी कि अनौपचारिक समय शर्तों का मतलब होता है, जैसे आप मुझे मान लीजिए बोल रहे हो कि हमारी क्लास कब है, तो मैं आपको बोलूंगी 5:07 पर अपनी क्लास है। 5:07 पर, तो मेरा मतलब था कि 5:07 पर अपनी क्लास होनी थी। आपने उसको ये सोच लिया 5 बजे और 7 बजे अपनी क्लास होगी। तो ऐसे जो टाइम में या इंफॉर्मेशन देने में कम्युनिकेशन के दौरान गड़बड़ हो जाती है, उसको इनफॉर्मल टाइम टर्म्स बोला जाता है। सो ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन को जन्म देती है, मतलब कि अलग अलग व्याख्या हर बात की इसमें से निकल सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी है बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Which of the following are true of the communication process? So communication के लिए, संचार प्रक्रिया के लिए कौन कौन सी statements true है? It is purposeful, यानी कि कम्युनिकेशन संचार जब आप करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस, कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, तभी तो कम्युनिकेशन करेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज एवरी कम्युनिकेशन इज पंक्चुएटेड, यानी कि हर एक संचार में विराम चिन्ह होता है। बिल्कुल सही है। अब देखो, आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, नॉर्मल किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा पॉज लेना, थोड़ा सा विराम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
तीसरा ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स चॉइसेस, आपके पास कम्युनिकेशन करने के मल्टीपल विकल्प होते हैं, हर बार नहीं होते लेकिन बहुत बार होते हैं कि आप बात करना चाहते हो या नहीं, आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या नहीं, कौन सा मीडियम आप यूज करोगे कम्युनिकेशन के लिए, तो ये सब चॉइसेस के अंदर इस क्वेश्चन में कंसिडर किया गया है। चौथा ऑप्शन है, वैसे तो देखिए यहाँ पर तीन ही ऑप्शंस में से सही आंसर हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर 1, बट फिर भी देख लेते हैं। सेंट मैसेजेस कैन बी अनकम्युनिकेटेड, एक बार जो मैसेज भेज दिया उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। अब देखो आप बोलोगे कि मैम चैट में तो ऐसा होता है, एक बार मैसेज भेज दिया उसको हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो आपने किसी को बात बोल दी कि आप उसको वापस खींच सकते हो फेस टू फेस या जो भी है, नहीं खींच सकते। तो यहाँ पर मैसेजेस का मतलब ऑनलाइन मैसेजेस नहीं है मेंशन किया हुआ, इसका मतलब है कि हम नॉर्मल फेस टू फेस कन्वर्सेशन को भी इसमें कंसिडर करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। कम्युनिकेशन डज नॉट हैव द पावर डायमेंशन, कम्युनिकेशन के पास पावर डायमेंशंस होते हैं, जिस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। In a classroom context, when innumerable meaningful messages emanate from a finite number of linguistic signals is called what? आसान क्वेश्चन है, सिंपल भाषा में पहले समझते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उस पे जाने से पहले देखिए, अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अभी जो भी यूनिट नेक्स्ट आप चाहते हो, आपकी जो भी यूनिट अभी तक मिस हो चुकी है, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो यूनिट मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, बस मुझे कॉमेंट करके उसका नाम बता दीजिए। इन अ क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट व्हेन इन्यूमरेबल मीनिंग का मतलब होता है कुछ संकेत, जैसे कि हिंदी में इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है भाषाई संकेत। ठीक है, कक्षा में जब भी कम्युनिकेशन होता है तब भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से, एक लिमिटेड नंबर से, एक फाइनाइट नंबर से असंख्य सार्थक संदेश निकलते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सिमेंटिक्स, कॉग्निशन, प्रोडक्टिविटी या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर है प्रोडक्टिविटी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। The advantages of diagonal communication are, so diagonal communication क्या होती है? मान लीजिए आपके कॉलेज में दो डिपार्टमेंट है, आर्ट्स और साइंस, ठीक है, एक तरफ आर्ट्स डिपार्टमेंट के एचआर हैं, दूसरी तरफ साइंस डिपार्टमेंट के एचआर हैं। यहाँ पर आर्ट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से अगर साइंस डिपार्टमेंट के एचआर और आर्ट्स डिपार्टमेंट के एचआर से साइंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको डायगोनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। दो डिफरेंट डोमेन्स के पर्सन अगर कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। सो ये रेजिस्टेंस होता है, नहीं होता। हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। साइड ट्रैकिंग बिल्कुल सही है, डायगोनल कम्युनिकेशन हमेशा साइड ट्रैकिंग को फॉलो करता है। अनोमी इसमें होता है या नहीं? तो अनोमी भी, एनोमी या अनोमी इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी इसमें नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है? गलत है। अगला है मोरल बूस्टिंग, सो किसी का मनोबल बढ़ाना। सो मनोबल बढ़ाने के लिए डायगोनल कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। एंड लास्ट है कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय। तो कोऑर्डिनेशन के लिए, यानी कि एक डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन दूसरे के साथ अगर करना है तो डायगोनल कम्युनिकेशन, विकर्ण संचार, उसमें बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। तो सही आंसर है बी, डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कम्युनिकेशन बैरियर्स दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो पहला बैरियर है साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल या फिर सिमेंटिक। तो हम सबसे आसान ऑप्शन को पहले पकड़ेंगे और उसके बाद फिर सही आंसर को ढूंढने जाएंगे। पर्सनल बैरियर से शुरू करते हैं। अब देखिए, दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन आप लोग उस इंफॉर्मेशन को नहीं सुन पा रहे। आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपका दिमाग बहुत तेज है, आप लोगों के आसपास नॉइज नहीं है, मेरे लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, फिर भी आप नहीं सुन पा रहे हो, तो ये हमारी कम्युनिकेशन में पर्सनल बैरियर होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज का यूज नहीं कर रही हूं मैं। पुअर रिटेंशन, पुअर रिटेंशन क्या होता है? जब कोई चीज अगर आपको बताई जा रही है और आप उसको भूल जा रहे हो, ठीक है, वो भी पर्सनल में नहीं आता है। फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस आपका जो है ये आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। तो पर्सनल बैरियर में ये होता है कि
अथॉरिटी के चैलेंज से आप लोग डर रहे हो। ठीक है, सो सी को अगर हम फोर्थ से मैच करेंगे, देखो यहाँ पर आंसर मिल गया। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? जब हमारी कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं उसका बेस ही क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, सो सिमेंटिक बैरियर होता है टेक्निकल लैंग्वेज का प्रयोग करना। अब जैसे मेरा पेपर 2 देखिए कंप्यूटर साइंस है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत टफ लैंग्वेज में पढ़ाने लग जाऊं, बहुत टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके पढ़ाऊं, तो आप नहीं समझोगे। इसका मतलब है बेस ही गलत बना रही हूं मैं, तो ये सिमेंटिक बैरियर होगा। तो फोर्थ का फर्स्ट, सी का फोर्थ। एंड साइकोलॉजिकल बैरियर होता है मानसिक किसी दिक्कत को लेकर के। तो अगर आप कोई चीज सुन रहे हो लेकिन उसको बार बार भूल जा रहे हो, तो वो पुअर रिटेंशन होता है, आपकी ध्यान की कमी भी इसमें हो सकती है। और इसको हम मैच करेंगे फोर्थ से, ऑर्गेनाइजेशनल को फंक्शनल स्पेसिफिकेशन से हम मैच करेंगे। तो ये आ गया सही आंसर। Which of the following are determinants in transactional communication? So ट्रांजैक्शनल यानी कि लेन देन संबंधी संचार। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन जैसे कि आप लोग फोन कॉल्स करते हो, एक पर्सन बोल रहा है फिर दूसरा पर्सन फीडबैक देगा, फिर पहले ने बोला फिर दूसरे ने बोला, तो ये ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन है। तो इसमें इसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके निर्धारक कौन कौन से हैं? ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन है सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी कि सामाजिक संदर्भ इसके अंदर आता है, जो कि बिल्कुल एक सही ऑप्शन है। अगला है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही। रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट भी इसका एक डिटर्मिनेंट होता है। लीगल कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर नहीं आएगा और डिलेड कॉन्टेक्स्ट भी नहीं आएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए, बी एंड सी ओनली। इसमें समझने समझाने का कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको याद रखना है कि ट्रांजैक्शनल यानी कि लेन देन संबंधी जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें आपको एक सोशल, आपका जो सामाजिक संदर्भ है कि जिस समाज में आप रह रहे हो, उन चीजों को भी ध्यान में रखना है, आपके कल्चर को भी ध्यान में रखना है और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट को भी, संबंध परक को भी ध्यान में रखना है। कम्युनिकेशन मीन्स, संचार का क्या अर्थ होता है? सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का दमन। नहीं समझ आ रहा तो इसको आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। पहला ऑप्शन इसीलिए थोड़ा सा टफ है, मुझे भी नहीं समझ आया, छोड़ दो। दूसरा है एक्सचेंज। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? डेटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग, समझ भी होनी चाहिए, जो सामने वाला बोल रहा है वो आपको समझ भी होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग भी होती है। ठीक है, तो बी और सी सही है। अब देखो बी और सी साथ में कहां कहां पर है? इस ऑप्शन में भी साथ में है बी और सी, इस ऑप्शन में भी है। यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर सी नहीं है, तो ये दोनों को हम हटा देंगे। अब देखते हैं कॉन्टेक्चुअलाइजेशन यानी कि प्रासंगिकता। सो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें प्रासंगिकता होना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है। मतलब कि इसको सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि एक मुद्दा होना जरूरी है कि क्या हम बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के अंदर आता है। तो बी, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी तक हम पहुंच गए। अब देखो ए का मीनिंग नहीं पता था बट फिर भी हमने आंसर ढूंढ लिया। तो एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा ये वाला मेथड काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अनएथिकल कम्युनिकेशन। चलिए एक होमवर्क दे रही हूं। होमवर्क क्या है कि बताइए मुझे अनएथिकल का क्या मतलब होता है कम्युनिकेशन के अंदर। ऑलरेडी इस पे सेपरेट लेक्चर में लेकर आई हूं, छोटा सा मीनिंग बता दो इसका, एग्जाम में आएगा तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अनएथिकल कम्युनिकेशन। अनैतिक संचार के एक एग्जाम्पल आपने देने हैं। यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर एक तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पा रही है तो उसका कोई और इंफॉर्मेशन का सोर्स तरीका यूज कर लेना गलत है, ये एथिकल होता है। अब जैसे कैसे, मान लीजिए कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं आपके साथ लाइव क्लास में थी। अब लाइव क्लास में बीच में मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया, तो मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन देने का एक ऑल्टरनेट सोर्स निकाल दिया कि मैंने बोला अब लाइव तो नहीं चल रहा, मैं ऐसे करती हूँ यही क्लास को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन का एथिक हो गया कि अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन देने का, तो दूसरा यूज कर लो। बट यहाँ पर अनएथिकल बोला है इसलिए ये गलत हो जाएगा। नॉट रिवीलिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी एथिकल है। आप किस तरीके से मैसेज भेज रहे हो ये सबको बताना जरूरी नहीं होता, खास करके ऑफलाइन में। प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार और नॉन कमर्शियल पब्लिसिटी। नॉन कमर्शियल पब्लिसिटी भी एथिकल है, सो अनएथिकल है प्रोपेगेंडा, प्रचार करना। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3।
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दूसरी तरफ एग्जाम्पल दिए, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, पार्टिसिपेटरी, अथॉरिटेरियन। सो सिंक्रोनस क्या होता है, जैसे कि फोन कॉल, उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति अगर एक तरफ से बोल रहे हैं तो इमीडिएटली दूसरा व्यक्ति भी उनका रिप्लाई कर सकते हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे लाइव क्लास है, लाइव क्लास में अगर हम होते तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछती, आप इमीडिएट उसका आंसर मुझे देते, तो वो सिंक्रोनस है, बिना रुकावट के। ठीक है, वहीं अगर हम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो होता है जैसे अभी हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, मैं आपको मान लीजिए सुबह 6 बजे मेरा क्लास होती है, मैं 6 बजे आपको ये वीडियो दे रही हूँ, आप लोगों ने दोपहर को 10 से 12 के बीच में ये देखा, फिर जाकर आप मेरे होमवर्क क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हो, तो मैंने वेट किया कि कोई रिप्लाई करेगा, कोई कमेंट करेगा, तो ये एसिंक्रोनस है कि एकदम से रिप्लाई यहाँ पर नहीं मिल पा रहा। ओके, सो इजिएस्ट के साथ ही शुरू करते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स पर फिर हम बाद में जाएंगे। तो सिंक्रोनस मैंने आपको बताया, इमीडिएट फीडबैक, एकदम से रिप्लाई मिलता है। तो इसके एग्जांपल है फेस टू फेस, न्यूज़पेपर आपको रिप्लाई करता है, नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशन का हेड अपने एम्प्लॉयज को जल्दी से रिप्लाई करता है, नहीं करता है। ठीक है, अभी मेल करोगे तब जाकर कहीं 2-4 घंटे में रिप्लाई आएगा। बोर्ड रूम की मीटिंग में भी ऐसा नहीं होता है। तो सिंक्रोनस में जहां पर एकदम फीडबैक मिलता है, एकदम रिप्लाई मिलता है, वो होता है फेस टू फेस। एसिंक्रोनस आता है न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं एसिंक्रोनस की, इंफॉर्मेशन तो सुबह ये पहली रात को रिलीज हो चुकी है, बट आप लोगों तक काफी देर से पहुंच रही है। पार्टिसिपेटरी रिसर्च, वैसे तो देखो यहीं से आंसर मिल जाएगा, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ये देखिए आंसर हमें मिल चुका था। पार्टिसिपेटरी होती है बोर्ड रूम मीटिंग, यानी कि जो एक मीटिंग है, नॉर्मल मीटिंग की बात की जा रही है, उसमें हर एक एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने का, हर एक एम्प्लॉय को बोलने का पूरा अधिकार है। अथॉरिटेरियन क्या होता है, अथॉरिटी है, अथॉरिटी दी जा रही है हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को टू एम्प्लॉयज। नेक्स्ट इज द जनरल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन listed by Rubins et al. In sequence are. So इनके हिसाब से कम्युनिकेशन का क्या सीक्वेंस होना चाहिए? So इसका सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहले टू लर्न, आपको सबसे पहले समझना है, सबसे पहले सीखना है, उसके बाद जो सीखा है उसको रिलेट करना रियल लाइफ की कम्युनिकेशन प्रोसेस के साथ, फिर टू हेल्प, उसकी मदद करनी, उसी के जरिए किसी और की मदद करनी, टू इन्फ्लुएंस, उनको प्रभावित करना, और टू प्ले। तो ये है इसका सही सीक्वेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बिलो इज अ प्रोपोजिशन जिसमें कि पूछा गया है महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसमें हमें बताना है कि क्लासिकल कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कौन सा यूज किया गया है। ऑप्शंस आर यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सो यूनिवर्सल, यहाँ पे यूनिवर्स आ गया, इसका मतलब है कि हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब हम सबके बारे में बात नहीं कर रहे, हम कुछ लोगों या कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम परसेंटेज, सम पार्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट, राइट। सो यहाँ पे बोला गया है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये स्टेटमेंट सब लोगों ने सुनी होगी, ये स्टेटमेंट सब लोग मानते हैं। सो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ओके, जहां पे पूरी स्टेटमेंट ट्रू है एंड हम लोग बिल्कुल श्योर है उस स्टेटमेंट को लेकर के, तो वहां पे हमेशा यूनिवर्सल अफर्मेटिव टर्म आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास आर एक्सेप्टेड बाय वैशेषिक फिलॉसफी, यानी कि वैशेषिक दर्शन के द्वारा कौन से प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। ऑप्शंस है प्रत्यक्ष, अनुमना, शब्द, उपमना, अर्थपति या फिर अनुपलब्धि। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले वैशेषिक दर्शन क्या होता है। आप लोगों ने इंडियन फिलॉसफी जरूर सुनी होगी। इंडियन फिलॉसफी के अंदर हमारे पास 6 स्कूल्स होते हैं। 6 स्कूल्स में से किसी एक स्कूल का नाम है वैशेषिक फिलॉसफी। ठीक है, एक स्कूल का नाम है वैशेषिक फिलॉसफी एंड बाकी के जो 5 स्कूल्स हैं उनके नाम क्या है, ये आप मुझे होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन को करेक्ट करना, गूगल पे चेक कीजिए एंड मुझे कॉमेंट कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, वैशेषिक फिलॉसफी एक स्कूल है एंड इसके अंदर 2 प्रमाण को यूज किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने होती है, जिस चीज को हमने अपनी आंखों के सामने देखा है,
दूसरा होता है अनुमान लगाना यानी कि गेस करना। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है गिवन बिलो आर टू प्रोपोजिशंस, ऑल फिलोसोफर्स आर फॉलिबल एंड सोक्रेट्स इज नॉट फॉलिबल। तो दो स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। स्टूडेंट्स इसका मीनिंग समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा फिलोसफर्स तो समझ आ गया, ये फॉलिबल का क्या मतलब होता है, सोक्रेट्स का क्या मतलब होता है। मे बी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मतलब इसका पता होगा। ठीक है, सो आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग की एक ट्रिक मैं ये बताती हूँ कि आपको यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग पर फोकस नहीं करना है। जो प्रोपोजिशंस गिवन होती हैं उसके वर्ड्स के मीनिंग पर फोकस नहीं करना है। आपको डायरेक्टली ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें 4 तरह की चीजें होती है, ए, ई, आई एंड ओ। ओके, सो ए का मतलब होता है हमारे पास ऑल, देन वी हैव ई, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम एंड ओ का मतलब होता है सम नॉट। एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ऑल फिलोसोफर्स, यानी कि स्टेटमेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट ए। सॉक्रेट इज नॉट फॉलिबल, यानी कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओ। यहाँ पे सम नहीं लिखा है, बट नॉट अगर बीच में होगा तो इसका मतलब है कि सम शुरू में जरूर है। ठीक है, सो इसका मतलब है ए एंड ओ स्टेटमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर एक जगह पे आ जाए, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। एंड ए और ओ के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशनशिप होता है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म में कौन कौन सी चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है। फर्स्ट इज अध्यास, अपोहा, अभवा जिसको कि अभाव बोला जाता है यानी कि किसी चीज की कमी। नेक्स्ट इज अर्थपति, यानी कि किसी अर्थ की उत्पत्ति, यानी कि किसी वर्ड के मीनिंग को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। प्रत्यक्ष जो चीज हमारे सामने है, शब्द मतलब कोई वर्ड। सो बुद्धिज्म में कौन सी चीज को एक्सेप्ट किया गया था, करेक्ट आंसर हियर इज बी एंड ई ओनली। डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों ने एक लिस्ट बना दी है कि बुद्धिज्म में किसको एक्सेप्ट किया जाता है, उपनयन में किस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते थे। सो यहाँ पे अपोहा एंड प्रत्यक्ष, ये दोनों चीजों के बारे में बात की गई है। सो अपोहा क्या होता है, अपोहा रेफर्स टू बुद्धिस्ट एक्सक्लूजन थ्योरी। ठीक है, सो ये उनकी एक्सक्लूजन थ्योरी का ही एक पार्ट है, जिसमें कि इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन। सो ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछी जाती है कि बुद्धिज्म के अंदर उनकी नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सक्लूजन क्या है, तो वो है अपोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट गिवन है, आपको बताना है, कोई भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आप ले सकते हो, उसको बताना है कि उसका नेचर क्या हो सकता है। सो आपने अगर इसकी सिर्फ पीवाईक्यूज पे ओवरव्यू भी लिया होगा तो आपको पता होगा कि एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ हम वैलिड और इनवैलिड ये दो ही टर्म्स को जो है यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द फिगर ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। सो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन मैंने आपको बता दिया, उसके फिगर्स को हम कैसे डिसाइड करते हैं, कौन मदद करता है, तो उसमें मदद करता है मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या होती है, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, सपोज ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, देन वी हैव ऑल एनिमल्स आर ब्रेव। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन स्टेटमेंट क्या है, एनिमल्स है। सो इस केस में मिडल टर्म क्या होगी, मिडल टर्म होगी एनिमल। सो हमेशा किसी भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को डिसाइड करने के लिए, उसका फिगर डिसाइड करने के लिए मिडल टर्म का एक मेजर रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन डिसाइड व्हाट। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो होती है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की, उससे हम उसके मूड तक पहुंच पाते हैं। Then we have next question, the fallacy. Fallacies are very important for your UGC NET examination. We have different types of fallacies. All types are very important, right? So the fallacy produced in the conclusion due to the
रिप्यूडिएशन ऑफ साध्य बाय हेतु इज नोन एज। सो हेतु के द्वारा अगर साध्य के रेप्यूडिएशन यानी कि खंडन के कारण कोई फैलेसी हमारे पास आती है, फैलेसी बनती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको विरुद्ध बोला जाता है। ठीक है, सो विरुद्ध को और क्या बोला जाता है? इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल भी बोला जाता है। एग्जाम में सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाएगा, लेकिन विरुद्ध की जगह ऑप्शन होगा कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। ओके, ये क्या होता है? विरुद्ध, इट इज द वन विच डिस्प्रूव्स द वेरी प्रोपोजिशन विच इज मेंट टू प्रूव। एक ऐसा प्रोपोजिशन जिसको हमें प्रूव करना था, लेकिन उसको हमने डिसअप्रूव कर दिया, वो हम उसके विरुद्ध चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस इन न्याय फिलॉसफी। सो न्याय फिलॉसफी में कौन सा होता है एक सीक्वेंस? तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास आकांक्षा, देन वी हैव योग्यता, देन वी हैव सन्निधि, देन वी हैव तात्पर्य। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 propositions given है, 2 of them are related in such a way that they cannot be true together although they can be false। यानी कि 4 में से 2 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि एक साथ ट्रू हो सकती हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती। सो इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है, देन आपको इसके ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। ठीक है, देन फिर आप उसको कंपेयर करोगे। जो भी स्टेटमेंट जहां पे दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू हो सकती हैं लेकिन एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, वो स्टेटमेंट्स क्या होती है? कॉन्ट्रारीज स्टेटमेंट्स होती हैं। इस चीज को अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, वो चीजें क्या होती है? कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट्स होती हैं। सो कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट हमेशा होती है ए टू ई। ए का मतलब हो गया ऑल वाली, ई का मतलब हो गया नो वाली। सो ऑल वाली स्टेटमेंट एंड नो वाली स्टेटमेंट, इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? ए एंड बी ओनली। इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इन्फेरेंस इन द पास्ट बाय परसीविंग मडी वाटर इन द पॉन्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो इट इज कॉल्ड पूर्ववत अनुमना। सो पूर्ववत अनुमना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्ववत अनुमना क्या होता है? इन्फेरेंस होता है जिसमें कि वी इन्फर द अनप्रिसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम प्रिसीव्ड कॉज। अगला क्वेश्चन है द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ सिलोजिज्म इन न्याय फिलॉसफी। सो न्याय फिलॉसफी में एक हमारे पास ऑर्डर होता है जिसको कि आपको याद रखना जरूरी है। सो इसमें ऑर्डर सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? सबसे पहले आ जाएगा प्रतिज्ञा, उसके बाद आता है हेतु, उसके बाद आता है उदाहरणा यानी कि एग्जाम्पल, देन वी हैव उपनया, देन वी हैव निगमना। ओके, निगमन जिसको बोलते हैं। तो न्याय फिलॉसफी के अंदर ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन फिलॉसफी के जो 6 स्कूल्स होते हैं उसमें से एक न्याय फिलॉसफी भी है। गौतम जो है वो मेन प्रोपोनेंट है न्याय फिलॉसफी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ कॉग्निशन इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे निर्विकल्प प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है इन अ प्रोपोजिशन विच इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सो मैंने आप लोगों को बता दिया पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। नीदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इसमें हम लोग ना ही सब्जेक्ट को ना ही प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वितरित नहीं किया जाता। In order to authenticate the environmental values as advocated by our ancestors, a scholar cites example from Vedas. The means of knowledge used by him or her in terms of Indian logic will be called as what? So it will be called as shabd, यानी कि verbal testimony. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडियन लॉजिक। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, कुछ नहीं समझाने की चीज है, हिंदी इंग्लिश में आपके सामने क्वेश्चन है, एज इट इज डेफिनेशन दी गई है। अगला क्वेश्चन है इन इंडियन लॉजिक द प्रेजेंस ऑफ द मिडल टर्म इन द माइनर टर्म इज कॉल्ड। सो माइनर टर्म में जो मिडल टर्म होती है, 2 स्टेटमेंट्स में मैंने क्या बताया? मिडल टर्म होती है जो दोनों में कॉमन होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पक्षधर्मिता। ये सारे संस्कृत वर्ड्स हैं जो कि इंडियन लॉजिक कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज असिद्ध इज अ फैलेसी व्हेन द मिडल टर्म इज, असिद्ध मतलब अनप्रूव्ड। ठीक है, अनप्रूव्ड फैलेसी जो होती है
फैलेसी तब होती है व्हेन द मिडल टर्म इज अनप्रूव्ड। मैंने आप लोगों को डायरेक्टली आंसर ही बता दिया। सिद्ध मतलब प्रूव कर दिया किसी चीज को, असिद्ध मतलब अनप्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन माउंटेन इज फेरी बिकॉज इट इज स्मोकी, it is smoky, full stop, which type of fallacy is committed by the above inference? So golden mountains यानी कि स्वर्ण पर्वत जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं एंड वो फायरी भी होते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज स्मोकी, क्योंकि वहां पे धुआं भी रहता है। सो ये किसका आंसर है? ये आश्रय सिद्धि का आंसर है। आयुर्वेदा विच डील्स विथ इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कुड बी ट्रेस टू। अब आप लोगों को पता है हमारे पास 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। सो आयुर्वेद की बात या फिर आयुर्वेदिक जो रेमेडीज होती हैं उसकी बात कौन से वेद में की गई है ये पूछा है। सो वो बात की गई है अथर्ववेद में। ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, सम टॉयज आर ट्रीज। ऑल फ्लावर्स आर टॉयज एंड सम टॉयज आर ट्रीज, सम बटरफ्लाईज आर ट्रीज, ठीक है। सो यहाँ पे हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं, दैट इज सी एंड ई ओनली। सम टॉयज आर फ्लावर्स एंड सम ट्रीज आर बटरफ्लाईज। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप लोग डायरेक्टली स्टेटमेंट लॉजिक भी लगा सकते हो, या फिर जिसमें कि आप लोगों को मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया है कि a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए होता है, यानी कि ऑल वाली स्टेटमेंट को अगर दूसरी ऑल वाली स्टेटमेंट के साथ जोड़ जाए तो आंसर में यानी कि ऑप्शन में से ऑल वाली स्टेटमेंट जरूर सेलेक्ट होती है। तो इस तरह के मैंने आपको ट्रिक्स बताए हुए हैं, ठीक है, या फिर आप लोग इसको इस तरह से वेन डायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं। What is a set of rules that must be obeyed when transferring files across the internet? So आपसे पूछा गया है कि जब भी आप इंटरनेट के जरिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई भी फाइल ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए कौन सा सेट ऑफ रूल इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस है HTML, URL, HTTP एंड ISP। सो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कैसी लैंग्वेज होती है? जो हमें वेबसाइट्स और वेब पेजेस बनाने में मदद करती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में फाइल्स ट्रांसफर इंटरनेट के जरिए की बात की गई है तो ये ऑप्शन गलत है। अगला है URL, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक वेबसाइट का लिंक होता है जो हम रेगुलर बेसिस पे किसी के साथ शेयर करते रहते हैं। ओके, सो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है HTTP, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है? एक फाइल को इंटरनेट के जरिए दूसरे सिस्टम में भेजने में मदद करता है, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फोर्थ ऑप्शन है ISP, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज देती है। ओके, Which of the following communication systems would best enable a meeting to take place between two people working in different locations? Okay, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि दो व्यक्ति अलग अलग लोकेशन में बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखो बोला है बेस्ट एनेबल अ मीटिंग टू टेक प्लेस बिटवीन टू वर्किंग पीपल इन डिफरेंट लोकेशंस। अलग अलग जगह पर है, मीटिंग उन लोगों को करनी है, तो कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे? VoIP के जरिए, ईमेल के जरिए, वॉइस मेल के जरिए या फिर टेक्स्ट मैसेजिंग के जरिए। तो देखो ईमेल में तो मीटिंग नहीं हो सकती, वॉइस मेल में भी नहीं हो सकती, टेक्स्ट के जरिए तो मीटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका सही आंसर है VoIP। इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईसीटी में प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स, ठीक है। सो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है? इंटरनेट के जरिए वॉइस कॉल्स कनेक्ट करने में लोगों को मदद करता है। Which of the following are computer input devices that can be best support student with visual impairment? So input devices आपके सामने दी गई हैं, आपको ढूंढना है कि visual impairment students के लिए
दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है इनमें से? ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो स्पीकर। स्पीकर आप लोगों को पता है कि क्या करता है, आपके सिस्टम के अंदर जो भी सॉन्ग है, जो भी वीडियो है, उसकी आवाज आप तक बाहर लाकर देता है। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ई कहाँ है? यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो आपका गेमिंग के लिए यूज किया जाता है तो ये इनपुट डिवाइस, लेकिन गेम्स के लिए बोला गया है। बट यहाँ पर आपको दृष्टिबाधित छात्रों की बात की है, तो जॉयस्टिक को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ है, इसको भी हमने हटा देना है। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। माइक है, जो भी आप बोलते हो वो उसका साउंड सिस्टम के अंदर तक स्टोर करने में मदद करता है। तो एक माइक्रोफोन सही है। फुट माउस एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि इनपुट डिवाइस नहीं है। एंड ब्रेली कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होती है जिसमें हम कीज को प्रेस करते हैं, वो नंबर्स या डेटा हमें हमारे मॉनिटर में नजर आता है। सो ब्रेल कीबोर्ड जो होता है वो बेसिकली दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में सही आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज ए एंड सी। सो हम देख सकते हैं ए एंड सी कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4। स्टूडेंट्स, पेपर 1 में आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस अगर चाहिए तो उसके लिए फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूं, जिसमें आपके डिस्कशन के लिए बिल्कुल ओपन ये ग्रुप रखा गया है। आपको कोई भी डाउट है, पेपर 1 के किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, यहाँ पर मुझे मैसेज करके शेयर कर सकते हैं। साथ ही पेपर 1 के करंट अफेयर, पीवाईक्यूज के पीडीएफ भी मैं शेयर करती रहती हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं, जो वीडियोज में हम नहीं करवाते, वो उसके पीडीएफ और इमेजेस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ इस नाम से टेलीग्राम पर जाकर ग्रुप को सर्च करके जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। A software is termed as an open source software if. So open source software के बहुत क्वेश्चंस रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो बेसिकली ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं, द डेवलपर कंपनी इज ओपन 24/7, कि जिस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो 24 घंटे खुली रहेगी नहीं। इस सोर्स कोड, यानी कि देखो जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसके पीछे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनी होगी, यानी कि उसके पीछे कुछ कोड होता है। ठीक है, सो इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू शेयर, स्टडी एंड मॉडिफाई, कि इसका जो कोड होता है वो सबके लिए उपलब्ध है। आप इसको शेयर भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो और चेंजेस ही इसमें कर सकते हो। गलत है। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। हम तो किसी भी सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है ये? इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है IBM, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का नाम है। IBM was the most valuable worldwide IT brand in 2022. इसमें बोला है कि 2022 में ये बहुत ही ज्यादा फेमस कंपनी रही थी। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि IBM सिर्फ 2022 में नहीं, ओवरऑल भी एक काफी अच्छी IT ब्रांड है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 बोलती है TCS एंड इन्फोसिस, ये दोनों भी IT ब्रांड्स हैं, वर द सेकंड एंड थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिस्पेक्टिवली इन द IT सर्विस सेक्टर ग्लोबली इन 2022। सो 2022 में सेकंड नंबर पर TCS और थर्ड नंबर पर इन्फोसिस का नाम ग्लोबली रखा गया था 2022 के डेटा में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Which of the following communication technologies A to C considered as short range devices technology? Okay, तो आपके पास 3 चीजें दी है, CCTV, RFID, WLAN। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कम दूरी को कौन से डिवाइस, कम दूरी को कैप्चर करने के लिए कौन से डिवाइस को यूज किया जाता है। ठीक है, तो CCTV बहुत दूर तक का रेंज कवर नहीं करता, शॉर्ट रेंज को ही कवर करता है, राइट। सो CCTV सही है। WLAN, लैन क्या होता है? W का मतलब है वायरलेस, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। सो WLAN भी एक कम रेंज को ही क्या करता है, कैप्चर करने में हेल्प करता है। एंड RFID भी सेम काम करता है। सो A, B and C is the correct answer. Which one of the following acronyms is matched up incorrectly with their full form? So आपके सामने देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। आपके सामने क्या दिया गया है, 4 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स दी गई हैं ICT से रिलेटेड, लेकिन एक फुल फॉर्म इनमें से गलत है।
ठीक है, आपको बताना है कौन सी गलत है। पीएनजी, पीएनजी क्या होता है? एक इमेज का फाइल फॉर्मेट है, जो भी फोटोज आप खींचते हो फोन में, कैमरा में, उसकी एक्सटेंशन पीएनजी भी हो सकती है। फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेस्टेड ग्राफिक्स। जीआईएफ, आप लोग व्हाट्सएप पे बहुत जीआईएफ भेजते होंगे। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये सही है। सीएसवी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ओके, सो ये बिल्कुल सही है। गलत कौन सी है इनमें से? गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पीएनजी, पोर्टेबल नेस्टेड ग्राफिक्स। पीएनजी की फुल फॉर्म ये नहीं होती है। पीएनजी स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसकी फुल फॉर्म है, याद रख लेना है। स्टेटमेंट 1 इज वायरलेस फिडिलिटी बोलते हैं वाईफाई को, वायरलेस फिडिलिटी नेटवर्क्स आर लेस सिक्योर देन हार्ड वायर्ड सिस्टम। तो ये बोल रहे हैं कि वाईफाई जो होता है उसमें सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा कम रहता है जब हम उसको हार्ड वायर सिस्टम के साथ अगर कंपेयर करें। तो सही स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट 2 बोल रही है अ सीरीज ऑफ डिजिटल मीडिया फाइल्स दैट आर रिलीज्ड एट रेगुलर इंटरवल एंड डाउनलोडेड टू यूजर्स कंप्यूटर आर नोन एज पॉडकास्ट्स। That media files are stored and maintained centrally. So podcast सब लोग सुनते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन टर्म है ये। सो पॉडकास्ट के बारे में बात की गई है और जो भी स्टेटमेंट इसमें कही है वो एज इट इज इसकी डेफिनेशन है, जो कि बिल्कुल सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। सबसे पहले स्टूडेंट्स डीआई में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टेबल गिवन होता है या जो भी डेटा गिवन होता है उसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसको अच्छे से समझना है। जैसे इसमें कहा गया है कि इन द फॉलोइंग टेबल इट गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं एंड यहाँ पर ये जो स्कोर है ये मार्क्स नहीं है, ये इनकी परसेंटेज दी गई है। बहुत बच्चे इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते और गलत हो जाता है उनका आंसर, ठीक है। तो 150 में 90% स्कोर किया है, 120 में मैथ्स में इन्होंने 90% स्कोर किया है। इस तरीके से ये डेटा दिया गया है। ओके, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ओके, सो ये डेटा आप लोगों ने समझ लिया, टेबल आपने समझ लिया कि ये परसेंटेज गिवन है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टी इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। हमें क्या करना है, मेजर फोकस रखना है अभी सिर्फ टी पर। तो इसमें कहा है कि टी के एग्रीगेट मार्क्स तीनों सब्जेक्ट में कितने हैं। अब यहाँ पर ये है मेजर डेटा जिस पे हमें फोकस रखना है। सो देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे। इंग्लिश में टी ने 80 स्कोर किए हैं, परसेंटेज में डेटा दिया है तो हम लिख देंगे 80/100। टोटल मार्क्स कितने हैं, 150 हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 150 से एंड ये आ गया आपका 120। इसको जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है। टी के मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं, 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स नहीं है, 100% है, ठीक है। एंड टोटल कितना था, 120, तो यहाँ पर कितना आ गया, 120। देन जनरल स्टडीज में 40% स्कोर किया है, परसेंटेज में है इसलिए फिर हम 100 लिख रहे हैं, इंटू 100 इक्वल्स टू 40। ओके, सो ये है। अब हमें बोला है एग्रीगेट मार्क्स हमें निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे। सो जब हम 120 प्लस 40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 280, ठीक है। सो इस हिसाब से यहाँ पर देखोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 280। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वाई। सो यहाँ पर हमें वाई की ओवरऑल परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी परसेंटेज में ही आप लोगों के पास यहाँ पर वैल्यूज जो है डेटा गिवन है, बट जो टोटल मार्क्स है वो सब में डिफरेंट है, इसलिए हमें इसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले हमें इसके मार्क्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो वाई ने इंग्लिश में कितना स्कोर किया, सेम फॉर्मूला यूज होगा, 90/100 इंटू 150, दैट इज 135। ओके, आप इसको खुद से भी कैलकुलेट करके देख लीजिए। 80/100 इंटू 120, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। Then we have general science, that is 70/100 into 100, ठीक है, तो ये है 70। अब क्या बोला है इसमें, ओवरऑल परसेंटेज बोला है, तो पहले हमें ओवरऑल मार्क्स निकालने हैं। इन तीनों का अगर हम टोटल करेंगे
135 प्लस 96 प्लस 70 जब हम करते हैं तो 301 हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या है? ये तो है ओवरऑल मार्क्स जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने को बोला है तो हम क्या करेंगे? 301 डिवाइडेड बाय 370 इंटू 100। सो 301 तो हम लोगों ने अभी ये डेटा निकाला है, ठीक है। 301 अभी ये टोटल मार्क्स आए हैं। 370 क्या है? 370 है टोटल। किसका टोटल? 150 प्लस 120 प्लस 100, ये है 370। सो हम क्या करेंगे? सम कर देंगे टोटल मार्क्स का, और ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये आए हैं 301। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 83.35। सो ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आसाम स्लेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कोई भी सेट की तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड 60% और अबव इन ऑल दी सब्जेक्ट्स आर। ओके, सो इसमें देखिए हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। इस वाले क्वेश्चन में सिंपल सा डेटा दिया गया है कि परसेंटेज बोला है 60%। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके हर एक सब्जेक्ट में 60% या उससे ज्यादा आए हैं? तो आपको पहले एस में देखना है, एस के 60 और 60 से ज्यादा है तो एक ये हो गया। ये देखिए टी में 40 आए हैं तो ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें देखिए 50 है तो ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सब में 60% से ज्यादा है, यहाँ पर भी 60% से ज्यादा है। सो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? तो टोटल है 3 स्टूडेंट। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। Next is average marks obtained in English by 5 students are. So, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। आपको मार्क्स पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है। किसमें? इंग्लिश में सभी स्टूडेंट्स के। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए ये रहेगा आपका डेटा, ठीक है। सो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, पहले हमें एस के मार्क्स निकालने हैं। एवरेज मार्क्स बोला है तो सबके अलग अलग मार्क्स निकालने पड़ेंगे पहले तो हमें, ठीक है। सो एस ने कितना स्कोर किया है? एस ने स्कोर किया है 90%। कितने का? 150 का 90% होता है 135, ठीक है। देन वी हैव टी। टी को अगर हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे 80 बाय 100 इंटू 150 तो ये आ जाएगा आपके पास 120। देन वी हैव एक्स। एक्स को भी सेम तरीके से कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, 90। वाई को कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर 135 आएगा। जेड का आंसर आएगा 120, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास डेटा। हमें एवरेज मार्क्स निकालने हैं। सो एवरेज मार्क्स के लिए क्या किया जाता है? पहले इसका टोटल निकाला जाता है। सो 135 प्लस 120 प्लस 90 प्लस अगेन 135 एंड 120, ठीक है। डिवाइड करेंगे एवरेज के लिए। टोटल कितने हैं हमारे पास? 5 हैं। ओके, सो इसको जब ऐड करोगे तो 600 आ जाएगा। 600 बाय 5 इक्वल्स टू 120। सो ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं हो रही। अगर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो भी कमेंट करके बता दीजिए। एंड अगर चाहते हो कि ऐसी ही सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं तो भी बता देना। एंड सेशन कैसा लग रहा है ये अपडेट भी जरूर देते रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड मोर देन 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। सो हमें देखना है कितने स्टूडेंट्स ने मैथ्स में 100 से ज्यादा स्कोर किया है। तो अब यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे कि बोलेंगे मोर देन 100, ठीक है। तो मोर देन 100 यहाँ पर बोलेंगे, किसी का भी नहीं है, लेकिन 100 तो 2 बच्चों का है। और यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन गलत। क्यों? क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मार्क्स नहीं दिए गए हैं, ये टेबल में वैल्यूज दी गई हैं परसेंटेज में, और क्वेश्चन में पूछा गया है मार्क्स, ठीक है। सो अगेन हमें मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट करने होंगे। सो एस ने कितना स्कोर किया है? एस ने स्कोर किया है 120 का 90%। 90% स्कोर किया है आउट ऑफ 120। सो ये आ जाएगा 108, ठीक है। देन वी हैव टी। टी ने 100% स्कोर किया है, किसका? 120 का, तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे ही अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो कोई बच्चा अगर 100% स्कोर कर रहा है, इसका मतलब है उसने पूरा ही स्कोर किया है, तो आप उसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। एक्स ने 100% कैलकुलेट किया मतलब 120 आ जाएंगे, ठीक है। वाई ने 80% किया है तो ये होते हैं 96, सेम फॉर्मूला यूज कीजिएगा। जेड का आता है 84, सो मोर देन 100 बोला है 1, 2 एंड 3, सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3 स्टूडेंट्स ने ओवरऑल इतना स्कोर किया है। रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि बाल मृत्यु दर को कम करना was one of the goals of, ये एक गोल है जिसको किसके अंदर मेंशन किया गया है, ये इस सवाल में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य, जिसको हम सिंपली एसडीजी के नाम से जानते हैं। दूसरा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सहस्ताब्दिक विकास लक्ष्य, जिसको एमडीजी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि बोथ एसडीजी एंड एमडीजी के अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में बात की गई है। और चौथा ऑप्शन बोलता है कि ना ही इसके बारे में एसडीजी में बात की है, ना ही एमडीजी के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, बाल मृत्यु दर कम करने के बारे में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर बात की गई थी, ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर का गोल नंबर 4 था। आप लोगों को एग्जामिनेशन में ये याद रखना है कि कोई भी गोल के बारे में अगर पूछा गया है, पहली बात ये याद रखोगे कि ये किसके अंदर आता है, एसडीजी के अंदर कि एमडीजी के अंदर। जिसके अंदर भी आता है इसमें देखना है कि गोल नंबर कौन सा है ये। ओके, सो इसको याद रखने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर करती हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो 2 है। देखिए यहाँ पर एक टेबल शेयर कर रही हूँ, इसमें देखिए 4th गोल है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर यानी कि अत्यधिक गरीबी और भूखमरी को मिटाना। दूसरा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। ये बोलता है कि एटलीस्ट हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, ये कंपलसरी होनी चाहिए। इसी लक्ष्य के अंदर सरकार ने फ्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दी है। जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्त बनाना। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलता है बाल मृत्यु दर को कम करना। इंप्रूव मैटरनल हेल्थ यानी कि मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, ये गोल नंबर 5 है, बहुत जरूरी है। कॉम्बैट एचआईवी, मलेरिया एंड अदर डिजीज, ऐसी बड़ी बीमारियों से मुकाबला करने के लिए क्या सरकार ने नियम बनाए हैं, वो लक्ष्य 6 के अंदर है, ठीक है। अगला है पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करें। और अगला है कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना, कि ये सारे जो 7 गोल्स हैं पहले वाले, इनको पूरा करने के लिए कैसे पूरा विश्व एक होकर काम करेगा। तो ये सारे गोल्स हैं आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। 8 गोल्स आते हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। और ये भी पता होना चाहिए कि ये गोल्स सन 2000 में शुरू हुए थे एंड इनको सन 2015 में टारगेट इनका पूरा हो चुका था। उसके बाद ही सन 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को शुरू किया गया था, जिसको सन 2030 तक पूरा किया जाने वाला है। अब एक क्वेश्चन देती हूं आपको, बताइए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जैसे 8 गोल हैं, 8 लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कितने गोल्स आते हैं। ये क्वेश्चन गारंटेड एग्जामिनेशन में आता ही है। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस आर। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है। आगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे हम जाएंगे। इसको हम आईएस से भी बोल सकते हैं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी कंट्री में या बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी में सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। एंड इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो बेसिकली इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज तो है ही, ठीक है। इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज पर इसमें मेजर फोकस रखा गया है। उसके साथ साथ इसमें हिंदी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हिंदी लैंग्वेज को यूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा में है, वो इंडिया में है, ठीक है। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में सब कुछ। सो सही आंसर है ए, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 है, विंड एनर्जी हैज हाई एनर्जी डेंसिटी। पवन ऊर्जा सबको पता है, इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है विंड एनर्जी इज एन इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये क्या है, ये एक आंतरायिक स्रोत है ऊर्जा का।
सो देखिए स्टेटमेंट 1 में जो विंड एनर्जी की बात की है, विंड एनर्जी बेसिकली एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि प्रोड्यूस होता है पर यूनिट वॉल्यूम और मास ऑफ अ विंड। ओके, सो विंड एनर्जी की लोअर एनर्जी डेंसिटी होती है अगर हम इसको बाकी के रीन्यूएबल एनर्जीज के साथ कंपेयर करें। इसी वजह से हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। स्टेटमेंट 2, ठीक है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। विंड एनर्जी एक क्या है, इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि आंतरायिक स्रोत है एनर्जी का। Which of the following air pollutants make rain water acidic? Okay, so यहाँ पर बोला गया है, आप लोगों ने एसिड रेन सुना है, ये वही है, रेन वाटर एसिडिक, बस इसको थोड़ा घुमा कर लिखा गया है। सो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स, कौन कौन से वायु प्रदूषक इसमें मिले हुए होते हैं, ये इस सवाल में पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन बोलता है नाइट्रिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। नाइट्रस ऑक्साइड नो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें नहीं होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये ना एक्चुअल में ऐसा है SO2, दिस इज N2O, ये है NO2। ठीक है, सो याद रखना NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, बट नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शंस देखे A, B एंड E, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हियर इज द करेक्ट आंसर। Which of the following pairs of air pollutant causes acid rain? So same question मैंने देखिए डिफरेंट तरीके से पूछा गया एग्जामिनेशन में। अब इसका आंसर आप लोग बताओगे। ये मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जिसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, बस बताइए कौन सा पेयर सही है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, जिसको SBS कहा जाता है, इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? सो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, सिक मतलब बीमार, बिल्डिंग तो सबको पता ही है, घर बिल्डिंग जो होती है। ठीक है, ये हमारा किस चीज से एसोसिएटेड होता है? ये होता है एसोसिएटेड इंडोर एयर क्वालिटी से, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अब ये करता क्या है? सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एक्चुअल में एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक बिल्डिंग में लोग बीमारी के लक्षणों से पीड़ित होते हैं। ठीक है, पूरी बिल्डिंग में एक बीमारी फैल गई है। ठीक है, ये जिस बिल्डिंग में काम करते हैं या जहां पर रहते हैं उसमें कोई बड़ी बीमारी फैल चुकी है, तो उसका नाम फिर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम रखा जाता है। ओके, सो ये इंडोर एयर क्वालिटी पर बेसिकली मेजर फोकस रखता है, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके अंदर ही ये काम करता है। ठीक है, अंडर तो नहीं हम बोल सकते, बट कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही मिलकर ये काम करता है जानने के बारे में। एंड इंडोर एयर क्वालिटी, अंदर के घर वायु गुणवत्ता, इनके साथ साथ ये कुछ और चीजों पर भी फोकस करता है, जैसे कि लाइटिंग, जैसे कि नॉइज और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इन सब पर भी ये फोकस रखता है। ओके, सो एग्जाम में सेम क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस देकर भी पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके का है, थोड़ा डिफरेंट में पूछा गया है। ठीक है, ये कैसी कंडीशन होती है? वेयर कंडीशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू इंडोर एयर पॉल्यूशन। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा तो ये आपके लिए आसान हो गया। समझ रहे हो मेरी बात कि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को घुमा फिराकर ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, पैसिव सोलर सिस्टम्स पंप अ हीट अब्सॉर्बिंग मीडियम रादर देन स्टोरिंग हीट इन स्टेशनरी मीडियम। स्टेटमेंट 2 बोलती है सोलर एनर्जी कैन प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर्स इवन इन द रेंज ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस और मोर। सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं इसमें एग्जैक्टली क्या बोला गया है। सो देखो स्टूडेंट्स, निष्क्रिय सौर पैसिव सोलर सिस्टम्स पंप हीट ऑब्जॉर्बिंग मीडियम, ये क्या करते हैं? हीट ऑब्जॉर्बिंग मीडियम को पंप करते हैं, रादर देन, इसकी बजाय स्टोरिंग हीट इज स्टेशनरी मीडियम, स्टोरिंग
हीट जो है वो स्टेशनरी मीडियम नहीं होता, इसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। और दूसरे में बिल्कुल सही लिखा है कि सोलर एनर्जी कैन प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर्स। सोलर एनर्जी से बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जा सकता है, इवन 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा। ओके, The framework agreement of International Solar Alliance was opened for signature of members countries in, so it was done in मैराकेश मोरक्को। ठीक है, सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के काफी क्वेश्चंस हमारे 2023 में पूछे गए थे, तो आप उनको पढ़ सकते हो, मैं आपको कवर करवा दूंगी, मतलब परेशान नहीं होना कहाँ से पढ़ेंगे, मैं आपकी मदद करूंगी। ओजोन लेयर इज इन, ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन लेयर पृथ्वी की कौन से स्फीयर में होती है, कौन सी परत में होती है? ठीक है, तो ये होती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट जो स्फीयर है वो होता है थर्मोस्फीयर, जहां पर आपके जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं वो सब थर्मोस्फीयर के अंदर आता है। उसके बाद इसका डिस्टेंस लगभग धरती से 20 किलोमीटर तक होगा। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर, जिसका डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है, जहां पर हमारी ओजोन की परत है जो कि हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारी पृथ्वी में आने से रोकती है। ठीक है, एंड ओजोन लेयर के लिए, ओजोन लेयर अभी पतली होती जा रही है जिससे ह्यूमन हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, एंड ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। उसका नाम मुझे बताइए, ओजोन लेयर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का नाम है? एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आती है मीजोस्फीयर, एंड मीजोस्फीयर के बाद फिर हमारे पास आ जाती है, ओके सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। सबसे पहले ये थर्मोस्फीयर, ये जो एरोप्लेन 20 किलोमीटर ये सब मैंने आपको बताया, ये ट्रोपोस्फीयर है। ठीक है, ट्रोपोस के बाद स्ट्रेटोस आती है 50 किलोमीटर्स पे, देन वी हैव मीजोस्फीयर लगभग 85 किलोमीटर्स पे, देन वी हैव थर्मोस्फीयर जो कि 600 किलोमीटर्स के दूरी पर है। ओके, तो इसको याद रखना, पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक मीडियम है, दूसरी तरफ इसके डिजीज बताए गए हैं कि इससे कौन कौन सी बीमारी फैल सकती है। सो वाटर ब्रोन डिजीज, पानी की वजह से क्या होता है, इसको हम थर्ड से मैच करते हैं। देन वी हैव वाटर वॉश्ड, ये आ गया। वाटर बेस्ड होता है दिस वन, एंड वाटर रिलेटेड वी हैव इज मलेरिया। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तक्षशिला is an important archaeological site and UNESCO declared it to a World Heritage Site in the year what? So देखिए स्टूडेंट्स, तक्षशिला एक बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी, लेकिन कुछ सालों पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल बना दिया गया था। तो आपको बताना है कि कौन से साल में ये डिसीजन लिया गया था। ऑप्शंस है 1980, 1990, 1992 या फिर 1978। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1980। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। Which of the following universities were established in the year 1957? So 1957 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है यूनिवर्सिटीज को लेकर। इस समय पे 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिश किया गया था। वो कौन कौन सी है? पहली है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दूसरी है बॉम्बे यूनिवर्सिटी और तीसरी है मद्रास यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 1957 में एस्टैब्लिश नहीं किया गया था। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, सो इसलिए आंसर है A, B and C, that is option number 2. As it is question बहुत बार आया है, right? So 1957 और ये 3 यूनिवर्सिटीज याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस ग्रामेरियन पाणिनि had his education at। so देखिए पाणिनि या पाणिनि जिनको आप बोलते हो, ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस व्याकरण इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इनकी एजुकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई है? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा या फिर श्रीधन्य कटक। ओके, सो पाणिनि की जब भी हम बात करते हैं या कौटिल्य की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ये सब तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। According to UGC list published the state published the state with the most universities। so UGC के लिस्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश,
नहीं। महाराष्ट्र नो, तमिलनाडु में भी नहीं है, सबसे ज्यादा है राजस्थान में। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट एग्जाम्स में ये बहुत बार आया है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोलती है इन एंशियंट इंडिया एजुकेशन वॉज फ्री, प्राचीन काल में शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होती थी। ओके, दूसरी स्टेटमेंट बोलती है इन एंशियंट इंडिया एजुकेशन वॉज सेंट्रलाइज्ड। ओके, तो सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है, पहले हम ये देखेंगे। सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही चीज पर एक बारी में फोकस किया जाता था, कि अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ पर मेडिसिन की पढ़ाई करने आए हो तो एंशियंट एजुकेशन के टाइम पर आपको सिर्फ मेडिसिन पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप तीरबाजी या कुछ सीखने आए हो तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं सिखाया जाएगा, ये स्टेटमेंट 2 बोलती है, जो कि गलत है। सेंट्रलाइज्ड बिल्कुल भी नहीं होती थी, सब कुछ उस समय पे सिखाया जाता था स्टूडेंट्स को, एंड एजुकेशन बिल्कुल फ्री हुआ करती थी, एंड एजुकेशन के लिए स्कूल्स की जगह गुरुकुल हुआ करते थे, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशंस बहुत पसंद आ रहे होंगे, आपके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं फटाफट से। अगर चाहते हो कि मैं ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, एंड जो भी यूनिट अगली आप चाहते हो वो भी मैं लेकर आऊंगी, बस मुझे बता दीजिए। According to NEP 2020, the first vertical of higher education commission in India, which commission of India will be the what? So देखिए, पहले थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में सुना होगा। ये क्या करता था, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देता था। अब लेकिन यूजीसी को हटाकर उसकी जगह एक अम्ब्रेला टर्म, एक अम्ब्रेला कमीशन बना दिया गया है, जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपके 4 वर्टिकल्स हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि पहला वर्टिकल, यानी कि इसका प्रथम वर्टिकल कौन सा है। 4 वर्टिकल्स को बस रट्टा मार के याद नहीं करना है, इसका सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो सबसे पहले है नैक, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल। सो नैक जो है ये है सेकंड वर्टिकल, तो ये वाला तो आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा है नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट वर्टिकल HECI का NHERC है। ओके, तीसरा वर्टिकल है HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, और चौथा वर्टिकल है जनरल एजुकेशन काउंसिल। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए रेगुलेट करना उसको बहुत जरूरी होता है, तो सबसे पहले रेगुलेटरी काउंसिल आता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे एक्रेडिएशन, नैक आप लोगों ने याद रख लेना है। तीसरे नंबर पर आ जाता है ग्रांट। अब देखो ये मेजरली तो यूजीसी को चेंज करके ही ये कमीशन बनाया गया है, तो यूजीसी ग्रांट देता था, इसीलिए ग्रांट जहां पर आएगा वो तीसरा होगा। ओके, एंड फोर्थ नंबर पर आ गया जनरल काउंसिल। ओके, सो इस तरीके से 4 वर्टिकल्स आपने याद रखने हैं। इसकी सीक्वेंसिंग और वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग हमने अभी देख ली, वर्किंग में आपको आगे बताती हूँ, ठीक है, अगले क्वेश्चन में। सो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। Which university in India was first to throw all university examinations open to girls? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस गर्ल्स के लिए ओपन रखे थे? पंजाब, कलकत्ता, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओपन टू गर्ल्स जब भी बात की जाती है तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी को ही ध्यान में रखना है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। एज पर NEP 2020, चलिए अब एक काम करते हैं, एक होमवर्क दे रही हूँ, बताइए मुझे NEP 2020 में NEP की फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज पर NEP 2020, ये होमवर्क का आंसर आप मुझे कहाँ दोगे, कमेंट करके दोगे, ठीक है। आपका जवाब सही है या गलत, ये मैं वहीं पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। एज पर NEP 2020, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो is sought to be achieved to the extent of 50% by what? So देखिए इसमें बोला है 50% GER कब तक कवर करना है, तो उसका टारगेट है 2035।
ओके, इसको एज इट इज याद रख लीजिए। एंड स्कूल के लेवल पर 100% जो है वो 2030 होगा आंसर। सो ये देखिए वर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, यहाँ पर चारों वर्टिकल्स के नाम दिए, मैच करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वर्टिकल मैंने क्या बताया, चीजों को रेगुलेट करना है, तो ए को हम सेकंड से मैच करेंगे और देखिए यहीं से हमें आंसर मिल गया, राइट। उसके बाद ग्रांट देने का काम तीसरा वर्टिकल करता है, सो ग्रांट, ग्रांट कहाँ पर दी गई है, ऑप्शन नंबर, इसमें तो सी को हम फोर्थ से मैच करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही, ओके यहाँ पर ये भी है ए का सेकंड, सी का फोर्थ, ठीक है, ये भी है था ई का सेकंड, सी का फोर्थ, और इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, ये है आपका सही आंसर। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था, देखिए सेम क्वेश्चन से अगर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, इसी क्वेश्चन को और भी तरीकों से पूछा जा सकता है, बस बेस आपको क्लियर रखना है। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस एज पर एनईपी 2020 और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ नहीं है, ये जो हमने अभी 4 वर्टिकल्स पढ़े, देखिए उन्हीं 4 वर्टिकल्स का नाम लिखा है, बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरी तरफ लिखी गई है। तो इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल का काम है रेगुलेशन देना, ठीक है, तो अगर कुछ नहीं पता होता तो ये तो सबको पता ही था, रेगुलेशन देना इसका काम है। NAC का काम है एक्रेडिएशन देना, NA का मतलब ही यहाँ पर एक्रेडिएशन है। HEGC की का मतलब है फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ग्रांट देना मतलब फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या चीजों को हैंडल करना। GEC इज रिलेटेड टू एकेडमिक स्टैंडर्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बार बार घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, राइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, नॉलेज को शेयर करने के लिए ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया ये एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 more higher education institutions shall be established and developed in underserved regions to ensure full, अब देखो इसमें बोला है कि NEP 2020 ये बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है, अंडरसर्व्ड रीजन्स में, जहां पर अभी तक स्थापित नहीं किए गए वंचित क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने चाहिए, एंड उनका मेजर फोकस 3 चीजों पर होना चाहिए। वो 3 चीजें क्या है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन बोलता है एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी एंड इंटीग्रेशन, असेसमेंट, इक्विवेलेंस एंड आइडेंटिटी, या फिर ऑटोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड इम्प्लीकेशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, यानी कि जो भी कोर्सेज है, जो भी एजुकेशन है, उसकी पहुंच सब तक होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब है समानता, समानता बोलती है कि आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, समान अधिकार सबके लिए होंगे। एंड इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन, राइट। सो आसान क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो हम लोगों ने स्वयं पोर्टल पढ़ा है, ठीक है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। स्वयं में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स तो होते हैं, एंड साथ ही 9 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। 9 कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, स्वयं के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जितने भी कोर्सेज हैं स्वयं के अंदर, उन सभी कोर्सेज को कोऑर्डिनेट करने, अब जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स है उसके लिए एक अलग कोऑर्डिनेटर है, स्कूल लेवल की एजुकेशन है उसको हैंडल करने के लिए एक अलग कोऑर्डिनेटर है, तो ऐसे 9 कोऑर्डिनेटर स्वयं के अंदर है। तो उनमें से 4 कोऑर्डिनेटर्स के नाम दिए हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। ओके, सो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले UGC CEC, UGC CEC जो होता है ये आपके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के नॉन टेक्निकल
यूजी और पीजी के नॉन टेक्निकल कोर्सेज को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। तो ए का थर्ड, तो इसलिए ये वाला ही ऑप्शन अभी एलिमिनेट हो रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं नेप्टेल, NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। ये क्वेश्चन बहुत बार फुल फॉर्म इसकी एग्जाम में आई है, ठीक है। सो नेप्टेल हमें इंजीनियरिंग टेक्निकल कोर्सेज के एक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, is related to self-paced and lifelong learning courses. एंड लास्ट है इग्नू। इग्नू जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज हमें देता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। इसके अलावा ये 4 कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक्स्ट्रा 5 कोऑर्डिनेटर्स की भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपको जाननी है तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप बताया था उसको आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए एक लिस्ट शेयर कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। ओके, सो देखो आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज है। अब रिसेंट जो 2023 में डेटा आया था उसके हिसाब से हमारे पूरे देश में कितनी टोटल यूनिवर्सिटीज है, ये नंबर है 1114। 1114 टोटल यूनिवर्सिटीज है, जिसको डिवाइड किया गया है सेंट्रल में, स्टेट में, डीम्ड में और प्राइवेट में, ठीक है। वो सबके नंबर्स ऑलरेडी मैं टेलीग्राम में शेयर कर चुकी हूँ, उसको आप लोग जरूर देख लेना। सो इस क्वेश्चन में देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम पूछे गए हैं। सो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास ये बोलता है, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले नागालैंड यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओके। आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी नहीं है सेंट्रल। सिक्किम यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल है, मणिपुर यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल है, बट गुवाहाटी नहीं है। सो A, C and D, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 बोलती है द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स। इसमें बोला है कि हायर एजुकेशन का मेन उद्देश्य ये है कि वो बच्चों में आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उनको डीप लर्निंग, रट्टा नहीं मारना है, बस डीप लर्निंग के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। तो बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। सेकेंड बोलती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क बट कैन नॉट ग्रांट डिग्रीज। अगर कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं ग्रांट कर सकती तो उसका क्या फायदा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यहां तक ये स्टेटमेंट सही थी कि अपना कोर्स, अपना सिलेबस वो डिजाइन कर सकते हैं, यहां तक स्टेटमेंट सही थी, बट यहाँ इस पॉइंट की वजह से गलत हो गई। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दैट इज NEP 2020 हैज एम्फसाइज्ड द नीड फॉर। NEP 2020 ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात की थी। उन्होंने एक बात पर बल दिया था, जो क्या है, जो है इंटरनेशनलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण। किसमें? एजुकेशन में। NEP 2020 ने बोला था कि हायर एजुकेशन को अंतरराष्ट्रीयकरण करना इसका बहुत जरूरी है, कि इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन हमारे कंट्री में बच्चों को मिलनी चाहिए। How many universities in the country are referred to as UGC केयर यूनिवर्सिटीज? So UGC केयर यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे देश में अभी तक 4 यूनिवर्सिटीज को काउंट किया गया है। ये 4 यूनिवर्सिटीज के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। दूसरी है TU यानी कि तेजपुर यूनिवर्सिटी। थर्ड नंबर पे है MSU, दैट इज MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। और फोर्थ नंबर पर है UOH, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो इसको नोट कर लीजिए, ये 4 नाम है। आप लोगों से एग्जाम में ये जो है नाम थोड़ा घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो JNU, तेजपुर यूनिवर्सिटी, MSU का मतलब मैंने आपको क्या बताया, MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा जो कि गुजरात में है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अब एक और सवाल पूछा जाता है कि UGC केयर की फुल फॉर्म क्या है। UGC का मतलब तो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। अब केयर की फुल फॉर्म भी है यहाँ पर, वो है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड
रिसर्च एथिक्स। ओके, सो इसको नोट कर लेना है आपने। The focus of first 5 year plan was on, so first 5 year plans को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एंड इनका मेजर फोकस किस पे था, प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन पर था। Which of the following specific programs are initiated by UGC for the promotion of values and ethical practices? So UGC के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया गया था जो कि मेजर फोकस कर रहे थे वैल्यूज यानी कि मूल्य और नैतिक प्रथाओं के ऊपर। इसमें देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन आपको बोलता है जीवन कौशल, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एक तो जीवन कौशल है, दूसरा है दीक्षारंभ, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व भारत नहीं है, गुरु दक्षता, ये भी बिल्कुल सही है, और विश्व दर्शन नहीं है। तो ए, बी एंड डी आप देखोगे करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। Which of the following are the state universities of India? तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ये 3 है स्टेट। सिक्किम क्या है, सेंट्रल है, हमने अभी अभी पढ़ा था। तो ए, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड स्टूडेंट्स आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।